नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। भारतीय युवा कांग्रेस ने इंदिरा फ्लोरशिप कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के लिए शक्ति अभियान की घोषणा की है। इंदिरा फ्लोरशिप कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक पहल है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शासन के विभिन्न पहलुओं में, जिसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी शामिल है, महिलाओं को प्रोत्साहित करने और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किया है। कांग्रेस में राजनीति और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई नीतियां, पहल और प्रयास किए गए। मैं मानता हूं कि ठीक है, आप आईटी एक्ट अपनी जगह है, लेकिन नितेन सिंह जी ने पे जो एफआईआर हुई है वो एक पूरे प्रदेश की भावना है, हर घर परिवार की भावना है, हर महिला की भावना है। अगर नितेन सिंह जी ने अगर आपके इससे अगर अपनी भावना उन्होंने व्यक्त करी है तो इसमें गलत क्या है? अगर मुख्यमंत्री जी को अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो तत्काल उस पर कानून व्यवस्था करवाएं, तत्काल आप महिलाओं की सुरक्षा कैसे उस पर बात करें। राहुल गांधी जी पे किसी ने जीभ काटने की बात करी, किसी ने सर काटने की बात करी, तो भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने कई एफआईआर दी, उस पर क्यों नहीं करा आपने? ये बीजेपी कांग्रेस जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और झूठी एफआईआर है, फर्जी केस कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं, इस पे कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी। पूरी पार्टी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ है और मैं तो चुनौती देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से घटनाएं घट रही उज्जैन के अंदर, तो मुख्यमंत्री जी उज्जैन को लेके क्यों अपनी बात नहीं कहना चाहते? महाकाल की बात करते हैं, देवी अल्लाह की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, लेकिन मुद्दों की बात नहीं करते। ये मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि ये इस प्रकार से द्वेष की भावना से किसी पे एफआईआर ना हो, नहीं तो अगर इस प्रकार से रहेगा तो हमें भी कोर्ट के दरवाजे खटखटाना पड़ेंगे। और आप जिस प्रकार से सरकार बैठ के आप मुख्यमंत्री होकर आप नहीं कर पा रहे, तो आपके खिलाफ भी फिर हम लोगों को कार्रवाई और आवेदन देना पड़ेंगे। निश्चित तौर से विश्वास सारंग के समय में मैंने आवेदन दिया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्यों मुख्यमंत्री जी बचाना चाहते विश्वास सारंग को? क्यों भारतीय जनता पार्टी बचाना चाहती? क्यों भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाना चाहती है? क्या सीधा सीधा हाथ मुख्यमंत्री जी का इन भ्रष्टाचारी मंत्रियों पे नहीं है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो। जनता देख रही है, तो जनता जब आने वाला समय आएगा तो आपको बताएगी कि ये जो आपने वादे किए थे पूरे नहीं किए। हमने जिस प्रकार से इनके वादे जो चुनाव में होते, लेकिन 5 साल भूल जाते, आखिरी के 1 साल में वादा पूरा करेंगे दिखाने के लिए, लेकिन 5 साल कभी नहीं करते। ये उदाहरण है कि 1 सवा साल हो गया, आज भी किसान परेशान है। किसान को आज 3100 रुपये धान खरीदी के नहीं मिले, 2700 रुपये गेहूं खरीदी के नहीं मिले। सोयाबीन का हमने उस दिन मुख्यमंत्री जी से कहा कि तत्काल इस पे सर्वे होना चाहिए, उस पर भी बात नहीं। तो मुख्यमंत्री जी, आप क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ क्या बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे सिर्फ आप एफआईआर के लिए काम करना चाह रहे, प्रदेश के विकास नहीं करना चाहते, प्रदेश की बात नहीं करना चाहते? तो मेरा आपसे कहना है कि महिला सशक्ति पे जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में आपसे कहा, बाकी नितिन सिंह जी ने आपको बताया ही पूरी इस बारे में, तो निश्चित तौर से आपको भविष्य में नए युवा महिला के रूप में नेतृत्व मिलेगा, जो प्रदेश और समाज और अपने विधानसभा, अपने क्षेत्र के लिए विकास करेंगी। यही कांग्रेस का उद्देश्य है, ताकि मध्य प्रदेश एक महिला सशक्तिकरण के रूप में मजबूत राज्य बने। धन्यवाद। सम्मानित नितिन सिंह जी, सम्मानित मुकेश नायक जी, सम्मानित सभी मंचासीन, सभी महिला शक्ति, हमारे पत्रकार बंधु, निश्चित तौर से कांग्रेस महिला सशक्ति को लेकर इंदिरा जी के समय से एक विशेष प्रयास किए। इंदिरा गांधी जी जिस प्रकार से हमेशा महिलाओं, और सोनिया जी हमेशा महिलाओं के प्रति सजग रही, गंभीर रही और उन्हें बढ़ाया।
इसी तारतम्य में इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और निश्चित तौर से हमारे यहाँ अभी कई महिला नेत्री जो एक लीडरशिप भविष्य में आगे सामाजिक क्षेत्र में आना चाहती है विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, वो उन सबको पार्टी ने पिछले 1-2 साल के अंदर तैयार किया। इसी कड़ी के अंदर हम लोग आगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोकसभा में बिल पास हो चुका है 33% का और निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में परिसीमन के बाद सीटें बढ़ने वाली है। तो मेरा स्पष्ट मत है कि वो महिलाएं आगे आए जो इस प्रदेश के विकास के लिए, जिले के और अपनी विधानसभा विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए आगे आए। और कांग्रेस पार्टी मानती है कि किसी परिवार की महिलाएं जिस प्रकार से कई लोग आगे कर देते हैं, कई नेता लोग सभी पार्टियों में, उस सोच से हटके जो महिला सशक्त है, मजबूत है, वो नेतृत्व करे। इसी सोच के हिसाब से ये फेलोशिप प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों से कर रही है। तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में आपको महिला सशक्तिकरण के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर कई नई युवा चेहरा दिखेंगे। साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी हमारे कल एफआईआर हुई है संयुक्तागंज थाने में मितेंद्र सिंह जी पे, अध्यक्ष जी पे, भारतीय जनता पार्टी का ध्यान जाना चाहिए कि महिला अपराध कम कैसे हो प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ध्यान जाना चाहिए। अभी हम परसों भी मुख्यमंत्री जी से मिले, इस पर हमने बात भी करी और मैंने तो स्पष्ट कहा कि जो अधिकारी अगर जिले में एसपी हो या चाहे कोई अधिकारी हो, जो अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं कर पा रहे तो उनको मुख्यालय बुलाया जाए, अच्छे अधिकारियों को वहां पे भेजा जाए। बड़ी शर्म की बात है कि कुछ दिनों पहले भोपाल में घटना घटी। निश्चित तौर से प्रदेश के अंदर एक भय का वातावरण है और आज परिवारों में भी इस प्रकार की कई बातें हो रही है। अपने बच्चों को बाहर निकालना बड़ा वो हो गया है, दुभर हो गया है। सुरक्षा की भावना हर परिवार में आई है। निश्चित तौर से बीजेपी मोहन यादव जी, जिनके पास गृह विभाग है, या तो असक्षम है या सक्षम लोगों को रखना नहीं चाहते। मेरा सोचना है कि मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में और अन्य राज्यों में प्रचार करते हैं, लेकिन यहाँ की कानून व्यवस्था उन लोगों के हाथ में है जो जिलों में जाके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये बेटी बचाओ अभियान भी हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस बारे में कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं होना चाहिए कि इंसानियत और मानवता के नाते हमें हमारी बहन बेटी को कैसे बचाना है और समाज में जिस प्रकार के लोग हैं उनसे दूर कैसे करना है, इस पे विचार होना चाहिए और तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। आप सभी मीडिया से आए भाइयों और बहनों को भी मेरा नमस्कार और मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम गीता है। इंदिरा फेलोशिप प्रोग्राम के समन्वय के तौर पर मैं और मेरे साथी सुमित हम लोग मध्य प्रदेश में काम देख रहे हैं। इंदिरा फेलोशिप प्रोग्राम यूथ कांग्रेस के बैनर के तले काम कर रहा है और महिला राजनीति को कैसे तैयार कर सकते हैं इस विषय के लिए हमारे पास अनेक शाखाएं हैं और कांग्रेस पार्टी की बुनियाद में ही इक्वलिटी है और महिला राजनीति को आगे करने के लिए हमारे इतिहास भी रहा है कि हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी रही है। प्रोग्राम का विजन और विचारधारा से मैं आप सबको अवगत करवाऊंगी कि 1 साल से हम इस प्रोग्राम को चला रहे थे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर और इसमें हमारी अचीवमेंट है कि हम लोग 3000 लगभग हमारे ब्लॉक्स में हम ये काम कर रहे हैं और
300 से ज्यादा महिला साथी जो जमीनी रूप से, जमीनी स्तर से हमारे साथ जुड़ी है, उनको हमने ग्रूम कर पाए हैं राजनीति के लिए। राजनीति की दशा और दिशा से आप सभी लोग वाकिफ हैं। हम ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जमीनी स्तर की जो महिलाएं हैं, जो राजनीति से जुड़ना चाहे और राजनीति करना चाहे, उसके लिए इंदिरा फेलोशिप ये मंच है और इस मंच से जुड़कर वो अपना राजनीतिक सफर शुरू कर सकती है। इसमें जुड़ने के लिए हमने एक सिलेक्शन प्रोसेस रखा है। आप सभी अवगत है, जैसे कि सारी पार्टियों में बड़े बड़े प्रदेश स्तर पर, नेशनल स्तर पर जब हम जुड़ते हैं तो एक इंटरव्यू प्रोसेस होती है और इस प्रक्रिया के दौरान आपके विजन, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं पॉलिटिक्स से, आप क्या दे सकते हो जनता को राजनीति में आके, तो ये सारे पैमानों के ऊपर संवाद किया जाता है। और ऐसी जो भी महिला साथी जो एक विचार रखती है राजनीति से जुड़ के समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने का, उसकी ग्रूमिंग के लिए इंदिरा फेलोशिप प्लेटफॉर्म हमने बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म देश भर में एक शक्ति अभियान के तौर पर काम करेगा और जो देश में, समाज में, विशेषकर मैं मध्य प्रदेश के होने के नाते मध्य प्रदेश की बात करूंगी, मध्य प्रदेश में भय का जो माहौल है उसको चुनौती देने का काम इंदिरा फेलोशिप का प्लेटफॉर्म करेगा। थैंक यू। देने का कार्य हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने किया है और एक नई योजना के तहत जिससे शक्ति को हम मजबूत करें, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम सभी लोग मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि नारी के साथ क्या हो रहा है और महिलाओं के साथ क्या चल रहा है। तो ये जो अभियान है, ये शक्ति को सशक्तिकरण करने का, और इस शक्ति अभियान में हमने एक इंदिरा फेलोशिप प्रोग्राम पिछले साल लॉन्च किया था और इसका जो उद्देश्य था वो दो उद्देश्य थे, एक हक और दूसरा हिस्सेदारी। हम महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं कि आज 50% रोजगार को लेकर महिलाओं का हक बनता है और आज 50% उनका हर एक सरकारी कोटे में हक बनता है, जहां पर हम उनको हक दिलाने की बात कर रहे हैं। और इस फेलोशिप द्वारा, इंदिरा फेलोशिप द्वारा हम उन लीडर्स को निकाल रहे हैं जो ब्लॉक, विधानसभा, सरपंच, जनपद, जो महिलाओं में एक जुनून है राजनीति करने का और स्वयं राजनीति में सेवा भाव करने का और महिलाओं की आवाज उठाने का। पिछले साल हम लोगों ने 30 लीडर इस अभियान के तहत हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में उनको ट्रेनिंग दी। 300 तक लोग आए थे, उनमें से 30 लोगों को आइडेंटिफाई किया और जब आइडेंटिफाई किया, हमारे उस आइडेंटिफिकेशन में उद्देश्य था उनको ट्रेनिंग देना, उनको लीडर बनाने की ट्रेनिंग देना कि एक लीडरशिप द्वारा आपको समाज में क्या क्या कार्य करने होते हैं और एक नई महिला लीडरशिप खड़ी करना है इस मध्य प्रदेश में, क्योंकि आज दौर भी महिलाओं का है, समय भी महिलाओं का है और महिलाओं के हिस्सेदारी की बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमेशा की है और उसी आवाज को मजबूत और सशक्त करने के लिए इस शक्ति अभियान के तहत हम आज इंदिरा फेलोशिप प्रोग्राम का लॉन्च कर रहे हैं। और मैं आदरणीय सीएलपी लीडर उमंग सिन्हा जी से कहूंगा कि इस अभियान को लेकर आप भी अपनी दो बात करें। आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, बिल्कुल। नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज पहला दिन है और हमारे बीच हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिन्हा जी, जितेन भाई, आदरणीय मुकेश नायक जी, हमारी गीता जी, जो इस अभियान की शुरुआत आज से यहाँ पर हो रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ रखी गई है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से इंदिरा फेलोशिप, हमारे नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी, उनकी सोच है कि राजनीति में महिलाओं को की भागीदारी तो निश्चित होनी ही चाहिए, लेकिन उनका जो एक प्लेटफॉर्म उनको कैसे मिले, क्योंकि हम देखते हैं कि जमीन में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो राजनीति लीडरशिप उनके अंदर है, लेकिन उसको निखारने का कैसे अवसर मिलेगा। तो ये शक्ति अभियान के माध्यम से लीडरशिप को डेवलप करने का, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का मुख्य उद्देश्य इस चीज़ का यही है कि राजनीति में कैसे उनको सशक्त किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में महिलाएं राजनीति में आई हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े पद को सुशोभित किया है, लेकिन कई बार परिस्थितियों के चलते, कई बार मजबूरियों के चलते, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाला समय जब 33% आरक्षण महिलाओं के लिए जो बिल पास हुआ है, वो जिस दिन लागू होगा उस दिन हमारे पास ऐसी महिलाएं तैयार रहे फील्ड के लिए
जो जिनके अंदर नेतृत्व का गुण हो और उसको उभारने का काम शक्ति अभियान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगी कि मैं खुद 10 साल विधायक रही, मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष रही। पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी महिला को उपाध्यक्ष बनने का मौका दिया। निश्चित ये मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया और मुझे विश्वास है कि जिस तरह राहुल गांधी जी की सोच है, हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सोच है, सोनिया जी की सोच है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभियान का हिस्सा हम सब यहाँ पर बने हैं और हम सबसे भी जितना हो सकेगा महिलाओं को आगे लाने में, राजनीति में भागीदारी दिलाने के लिए हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी से सोच लीजिए कि लाडली बहना के अभियान को लेके चिंतित हैं, पर लाडली बहना को लेके चिंतित नहीं है। और आप सब लोगों ने वो वीडियो अगर देखा हो तो उस वीडियो में जो मेरी टेक्निकल टीम ने कहा, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि भैया हमारा वीडियो में उद्देश्य सिर्फ ये दिखाना था कि अगर आप लाडली बहना का सम्मान कर रहे हो तो लाडली बहना के बचाव की बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो हमारा भाव और भावना इतना है, जो चिड़िया जैसी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, जिनको जीवन जीने का भी मौका ही नहीं मिला है, आप उसके खिलाफ कानून नहीं बना रहे। और सबसे बड़ी बात, आपकी भाजपा के स्वयं नेता उषा ठाकुर जी इस बात को कह रही हैं कि चील और कौए की तरह नौचा जा रहा है, तो वो भी इस बात को महिला के नाते दर्द समझती हैं कि जो अन्याय हो रहा है उसको लेके कानून अभी तक प्रशासन सजग नहीं है। इस पे तो आके किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने एफआईआर तो दर्ज की नहीं दोषी के खिलाफ, पर आवाज को दबाने के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम करते हैं। और आप याद रखिएगा, ये आवाज दबेगी नहीं, ये आवाज वैसे ही उठेगी, क्योंकि ये हर घर की बच्चियों का सवाल है। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप भी अपनी बच्चियों से पूछिएगा कि क्या मन और भाव है कि आज वो रात को कितना सुरक्षित है इस मध्य प्रदेश के अंदर। जी जी, तो मैंने जैसे कहा कि ये प्रोग्राम 1 साल पहले से हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको चला रहे थे। कल 29 तारीख को राहुल जी ने इसको रीलॉन्च किया है और अब हम इसको बहुत सशक्तिकरण से सारे हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे लोग साथ में मिलकर इस दायित्व को संभालेंगे। और शक्ति अभियान के तौर पर हम लोकल बॉडी जो इलेक्शन है उसमें महिलाओं को सशक्त करेंगे, ताकि जो भी महिला साथी इलेक्शन लड़ रही है वही उसका दायित्व, उसकी जिम्मेदारी को वहन करे और हमारे देश को सशक्त बनाने के लिए, लोकतांत्रिक बनाने के लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित करे। जबलपुर के गोरीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मॉर्निंग वॉक में निकली महिला के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देते हुए फरार हो गए। वहीं पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर बाइक सवार आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला गीत विहार कॉलोनी का है, जहां सुबह के वक्त गीत विहार कॉलोनी में रहने वाली अलका भागे जब मॉर्निंग वॉक के लिए रोजाना की तरह निकली, तभी कुछ दूर पहुंचने के बाद ही पीछे से नकाबपोश बदमाशों के द्वारा अलका की गले में पहने हुए मंगलसूत्र पर झपट्टा मारते हुए फरार हो गए। वहीं पीड़िता ने अपने साथ हुई लूट की घटना की रिपोर्ट गोरीघाट थाने में दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की पड़ताल साजिश शुरू कर दी है। वहीं जांच के दौरान पुलिस के भी होश उड़ गए, जहां मौके से मिली सीसीटीवी फुटेज को जब पुलिस ने खंगाला तो बाइक में सवार बदमाश के पीछे उसके साथ नकाबपोश महिला नजर आई। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस के द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने वाले युवक और युवती की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। नहीं, बहुत अलग बना दिया, लेकिन इस तक उसको वहीं कहीं रखना था। दरअसल इसको रोड मेन रोड में ही रखना। अंदर वाली बात नहीं, एक दो कारण और है, और उसकी की विजिबिलिटी नहीं है पुलिस की वहाँ पे। अब आप तो यहाँ जब तक रोड में कौन जा रहा है कौन आ रहा है इसका क्लियरेंस नहीं हो रहा है। और वो इतना पर्यटन रखे तो अच्छा रहता है। हाँ, वही घाट या फिर ये तिराहा में ला देते हैं, झंडा चौक में, झंडा चौक में ला भी आ जाए। जबलपुर को अगर फैशन फैक्ट्री में आप शॉपिंग करने जाएं तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक ग्राहकों को सामान को गायब कर देते हैं, बल्कि उन्हें धमकी देकर भगा भी देते हैं। मंगलवार की रात ही एक ऐसा मामला सामने आया जब एक महिला फैशन फैक्ट्री पर कुछ कपड़े खरीदने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने गेट पर जब सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका तो बैग सिक्योरिटी गार्ड को ये कहते हुए हमारे यहाँ की इस बैग में काफ़ी कुछ कीमती चीज़ रखी हुई है। इसके बाद महिला ब्रांड फैक्ट्री में शॉपिंग करने चली गई। करीब 45 मिनट बाद जब महिला वापस लौट कर आई और सिक्योरिटी गार्ड से अपना बैग मांगा तो उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि आपने कोई भी बैग यहाँ पर जमा नहीं किया था। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते ही महिला गुस्से में आकर उन्होंने मैनेजर से सुरक्षा गार्ड की जब शिकायत की तो मैनेजर भी महिला से बदतमीजी करते हुए कहा कि आपने जब सुरक्षा गार्ड को बैग दिया ही नहीं तो फिर कौन सा बैग आपको वापस दिया जाएगा। इसके बाद महिला ने अपने बेटे को बुलाया तो मैनेजर और सुरक्षा गार्ड ने उनके बेटे से भी
बदतमीजी करना शुरू कर दी। महिला के बेटे ने 108 को तुरंत फोन लगाकर सूचना दी, जिसके बाद ओमती थाने पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की शिकायत पर जांच शुरू कर दी। महिला ने जब गेट के सीसीटीवी चेक करने के लिए कहा तो पहले मैनेजर ने आनाकानी करना शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने जब दबाव बनाया तो मैनेजर ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। तब देखा गया कि महिला ने सुरक्षा गार्ड को अपना बैग दे रही है। फैशन फैक्ट्री के मैनेजर और महिला के बीच काफी देर तक विवाद हुआ है। इसके बाद आंटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पर महिला को थाने में जाकर शिकायत करने की बात कही गई। शिकायतकर्ता महिला अनीता चावला का कहना है कि फैशन फैक्ट्री जाने से पहले उन्होंने दूसरी दुकान से भी करीब 12 से 15 हजार रुपए की परचेसिंग की थी और उसे बैग में रखा था, जो कि फैशन फैक्ट्री से गायब हो गया है। और करीबन 7 बजे एक्चुअली आज शाम को 5 बजे मैं शॉपिंग के लिए निकली थी और शॉपिंग वहाँ पे जाने से पहले मैं एक दूसरी जगह गई थी। वहाँ से कुछ मैंने परचेज़ किए और वो परचेज़ काफ़ी सारे थे, एक बैग में रखे हुए थे। 10-12 हज़ार रुपये का सामान था। तो वो मैं जब अंदर एंटर हुई तो पहले मैं लेकर बैग अंदर जाने लगी तो वो बोला कि नहीं, आप बैग अंदर नहीं ले जा सकती हैं। तो मैंने बोला ठीक है, वहाँ रख देती हूँ। उसको जो काउंटर पे बैठा हुआ था गार्ड, मैंने उसको बोला मैं यहाँ रख तो देती हूँ। एक्चुअली वो ओपन थैला था, जैसे कि कागज़ के थैले हम लोगों को मिलते हैं शॉपिंग के टाइम पे, वो वैसा ओपन था। तो मैंने उसको बोला कि इतना सारा सामान है इसमें, ये यहाँ पे रखा हुआ सेफ़ होगा? तो 2-3 बार मैंने उससे ये चीज़ को कंफर्म किया तो उसने बोला हाँ मैडम यहाँ पर सेफ़ है, लेकिन उसके एवज़ में उसने मुझे कोई टोकन नहीं दिया। पर मैंने जाते हुए ये किया कि मैं जिस बॉक्स में उसको रख रही थी उसका नंबर देख लिया था 103, तो और उसके बाद हम लोग चले गए अंदर। जाके अपना जो हमको ख़रीदारी करनी थी दोबारा से वो हमने ख़रीदारी की और करीबन 40-45 मिनट बाद जब हम बाहर आते हैं और पैसे अपना बैग लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि मेरा बैग नहीं है और मेरे पूछे जाने पर कि मेरा बैग इज़ मिसिंग तो कोई इस बात को ध्यान ही नहीं दे रहा है। उन्होंने साफ मना कर दिया, आपका कोई बैग ही नहीं था वहाँ पे। फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने उनसे मैंने बोला कि आप मेरा बैग दीजिए, मेरा ढूंढवाइए, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूँगी पुलिस का। और मेरा जब तक बैग नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी चेक किया था, उसको क्या दिखा? हाँ, उसके बाद जब मेरे बहुत इस तरह से, क्योंकि अब मैं बिल्कुल अड़ी गई कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, तो मैंने बोला आप एक काम कीजिए, आपके यहाँ पे कैमरास लगे हैं, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने मुझे वो दिखाए, ले गए वो वहाँ पर। और पहले थोड़ा सा ऐसे ही मतलब उन्होंने मना कर रहे थे दिखाने, लेकिन फिर मेरे जब ज़्यादा बोलने पर वो मुझे ले गए और उन्होंने मेरे को दिखाया। और बाकायदा दिखता है कि मैं मेरी बेटी के साथ में अपना बैग रख रही हूँ और बैग रखने के बाद में मैं अंदर जाती हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ और मेरा बैग वहाँ से किसी ने उठाया, ये भी उस वीडियो में दिख रहा है। कितने लगभग उठाया था उसका? जब बैग उठाया गया तो सिक्योर हाँ, उन्होंने मतलब वो अभद्रतापूर्वक बात करी उन्होंने। आपका शुभ नाम बताना? अनीता चावला। मेरी मदर जो है शाम को 7 बजे शास्त्री ब्रिज चौराहे पे रिलायंस फैशन फैक्ट्री नामक एक कपड़ों का मॉल है, वहाँ पे पहुँची थी। शाम को 5 बजे से जब वो शॉपिंग पे दूसरी मॉल्स पे भी गई हुई थी तो उनके पास करीब 10 से 12 हज़ार रुपये का सामान था। जब रिलायंस के स्टोर में वो घुसी अंदर तो गार्ड ने उनको वो सामान अंदर ले जाने से मना कर दिया और कहा कि आप उसको यहाँ पे डेस्क पे काउंटर पे जमा करा दीजिए। जब उन्होंने बोला कि ये सामान कीमती है, इसकी सुरक्षा की क्या गारंटी है, तो उसने आश्वासन देते हुए वो सामान वहाँ पे रखवा लिया। जब मेरी मदर अंदर चली गई उसके करीब 45 मिनट बाद जब वो वहाँ से शॉपिंग करके लौटी और उन्होंने काउंटर पे पहुँच के गार्ड से सामान वापस मांगा तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया कि आपका कोई सामान ही नहीं रखा। जब उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए मैनेजर को बुलाया तो मैनेजर ने भी सहयोग करने से मना कर दिया और ये धमकी देते हुए कि आपको जहाँ कंप्लेंट करनी है आप कर दीजिए। हम कंपनी जब हमने उनसे बातचीत करी कि आपने कोई टोकन क्यों नहीं दिया था सामान को जमा करते वक्त, एक हम मंदिर में भी जाते हैं, अगर हम एक छोटी सी चप्पल भी वहाँ जमा करते हैं तो वो जब हम उस टोकन को वापस करते हैं तो चप्पल हमें वापस मिलती है। तो ये हज़ारों का सामान आप बिना टोकन को लिए कैसे जमा कर रहे हैं और कैसे वापस कर रहे हैं? सैकड़ों लोग उस मॉल में आते हैं, आप कैसे ध्यान रखते हैं कि किसने कौन सा सामान जमा किया था और किसको कौन सा सामान वापस करना है? तो उसने अभद्रतापूर्वक बात करते हुए कहा कि आपको जहां कंप्लेंट करनी है कर दीजिए, हम इसमें आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पूरा रैकेट चलाया जा रहा है
जब कंपनी का प्रोटोकॉल है, नियम है, जिसको मैनेजर ने भी माना कि बिना टोकन के सामान ना जमा किया जाता है और ना वापस दिया जाता है, तो ये एक गैंग के तहत एक काम किया जा रहा है कि मासूम लोग आते हैं सैकड़ों की संख्या में, उनका सामान जमा कर लेते हैं और उसके बाद जब वो वापस लौटते हैं तो काउंटर से सामान गायब हो जाता है। तो ये मैनेजर से लेके नीचे सिक्योरिटी गार्ड, नीचे लेवल के कर्मचारी तक इसमें मिले हुए हैं, तभी तो जाके ये स्कैम जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। और ये कम से कम लाखों रुपए का स्कैम है ये। फिर इसकी जब हमने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी तो उसके बाद हम अभी ये ओमती थाना पहुंचे हैं, यहाँ पे इसकी FIR दर्ज करा रहे हैं। आपका नाम? किस कंपनी का मामला है? मेरा नाम यश चावला है। ये जो स्टोर है इसका नाम है रिलायंस फैशन फैक्ट्री, ये शास्त्री ब्रिज चौराहे पर है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। माता 9 दिनों तक विराजमान होगी। लोग 9 दिनों तक माता को घर में विराजमान करेंगे। नवरात्र की खरीदारी के लिए बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग पूजा का सामान खरीदते दिखाई दिए, वहीं पुष्पमाला की दुकानों में पुष्पमाला खरीद कर ले जाते दिखाई दिए। वहीं लोगों की बात करें तो शारदीय नवरात्रि का अलग महत्व होता है। घर में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। जिस प्रकार से कल नवरात्र शुरू हो रहे हैं और जो दुकानदारों में खरीदारी, जो दुकानदार खरीदारी कर रहे हैं, मतलब जो ग्राहक आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए, कैसा क्या नवरात्रि को क्या महत्व रहता है? नवरात्रि का महत्व है कि 9 दिन तक माँ धरती पे आती है और हमको अच्छा आशीर्वाद देती हैं। इसमें गरबे होते हैं और माँ का जोरों से पूजा पाठ होता है। मंदिरों में सजावट होती है और व्रत भी, उपवास भी किया जाता है इसमें। तो नवरात्रि, ये जो नवरात्र आ रहा है, जो ये इन नवरात्रों की क्या खासियत होती है? जो चैत्र नवरात्र होते हैं वो अलग होते हैं, ये नवरात्र अलग होते हैं? चैत्र नवरात्र बड़ी होती है, मगर ये जो कुआं की नवरात्र आती है छोटी मानी जाती है, मगर इसका ज़्यादा महत्व रहता है क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और इस नवरात्र में ज़्यादा महत्व होता है। तो आप भी खरीदारी करने आए हैं? हाँ जी, हम भी खरीद रहे हैं। तो कल से जो नवरात्र लगने, जो नवरात्र बैठने का समय क्या रहेगा कल? अब तो मुहूर्त के ऊपर है, जब मुहूर्त जैसा होगा। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के तहत देश भर के सभी राज्यों के समस्त जिलों में NPS और UPS का विरोध हो रहा है। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में संस्कार धानी जबलपुर में भी पेंशन पदयात्रा दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को जबलपुर के समस्त केंद्रीय एवं राज्य तथा रेलवे कर्मचारियों द्वारा NMOPS के तत्वाधान में पेंशन पदयात्रा गोल बाजार से होकर घंटाघर जबलपुर तक की गई। साथ ही केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को ज्ञापन सौंपा गया। इस माध्यम से समस्त केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों द्वारा यह अपील की गई कि पुरानी पेंशन योजना हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो भारत सरकार पेंशन अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रदान की गई थी, परंतु तत्कालीन सरकार द्वारा अध्यादेश के जरिए जबरन दिनांक 1 जनवरी 2004 से बंद कर दी गई एवं उसके स्थान पर नई पेंशन योजना NPS अंशदायी पेंशन योजना लागू कर दी गई, जो कि पूर्णतः शहर बाजार पर आधारित स्कीम है, जिसमें कर्मचारी के पेंशन की कोई गारंटी नहीं है और ये कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा किया गया बहुत बड़ा छलावा है। हमने NPS और UPS के विरोध में गोल बाजार से लेकर घंटाघर तक पुरानी पेंशन के बहाली के लिए हमने एक पद यात्रा निकाली जिसका नाम था पेंशन पद यात्रा, और हमने भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है कि हमें केवल पुरानी पेंशन चाहिए, केवल पुरानी पेंशन चाहिए। मैं मनोज कुमार मिश्रा, NOPS डिफेंस टीम जबलपुर। आज केंद्र कर्मचारी और राज्य कर्मचारी की संयुक्त टीम द्वारा, डिफेंस द्वारा, रेलवे द्वारा एवं समस्त कर्मचारियों द्वारा आज NPS और UPS के विरोध में ओल्ड पेंशन की मांग के लिए केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आह्वान किया, निवेदन किए, प्रार्थना की कि हम लोगों को जल्द से जल्द पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, जिससे हमारा परिवार आर्थिक रूप से जो नुकसान प्राप्त कर रहा है वो ना कर पाए। नितिन अग्रवाल, संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष। हाँ, आज क्या किया? आज हम लोगों ने गोल बाजार से घंटाघर तक पैदल मार्च करके और यहाँ जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के नाम। नितिन अग्रवाल, संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष, जिला जबलपुर। जबलपुर की ओमती पुलिस ने 2 युवतियों की शिकायत पर दुराचार के मामले को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरतीपुर जबलपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि ओमती थाने में 2 युवतियों ने उनके साथ दुराचार होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश लगातार कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। एक मामला 2 मामले कायम हुए थे, क्या घटना हुआ? हाँ, एक तो अपराध क्रमांक 289/24/376 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें आरोपी की पता तलाश लगातार की जा रही थी। जो आरोपी अमन पिता दीपक को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है
और प्रकरण की विवेचना भी जारी है। एक अन्य मामले में और पीड़िता के द्वारा FIR दर्ज कराई गई, जिसमें 376 की FIR दर्ज करके आरोपी राज कमल सोनकर को भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। ये दोनों आरोपी कहाँ से गिरफ्तार हुए? एक आरोपी की तो ललितपुर से टीम में भेजा गया था, जहां ललितपुर से उसे मतलब गिरफ्तार करके वहां से गिरफ्तारी करके लेके आए हैं, और दूसरा आरोपी जो है यहीं लोकल अपना भर्तीपुर क्षेत्र और ये मोहल्ला क्षेत्र से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। जबलपुर के रानीताल से दुर्गा पंडाल लगाने को लेकर समिति और प्रशासन के लोग आमने सामने आ गए। वहीं दुर्गा उत्सव समिति जिस स्थान पर दुर्गा पंडाल लगाना चाहती थी, वहां पर ओवरब्रिज और गार्डन का निर्माण होने से समस्या उत्पन्न हुई। समिति के लोग गार्डन वाले स्थान पर ही दुर्गा पंडाल लगाने की जिद पर अड़े थे। जब बात नहीं बन पाई तो समिति के लोगों ने रात में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। PWD के इंजीनियर का कहना था कि समिति के लोग जिस स्थान पर दुर्गा पंडाल लगाने की बात कर रहे हैं, वहां पर गार्डन का निर्माण किया गया है। गार्डन वाले स्थान पर अगर पंडाल लगाया जाता है तो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचेगा। इधर समिति के लोगों का कहना था कि वो लोग 1934 से दुर्गा पंडाल लगा रहे हैं। आज जब रानीताल में ओवरब्रिज बन गया तो उन्हें पंडाल नहीं लगाने दिया जा रहा है। रात में धरने प्रदर्शन पर बैठे समिति के लोगों की बात जब क्षेत्रीय विधायक अभिलाष पांडे के पास पहुंची तो विधायक रात में ही रानीताल पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया और CSP रितेश कुमार शिव और अधिकारियों और समिति के लोगों से बात की। आखिरकार रात में जिला प्रशासन और दुर्गा उत्सव समिति के बीच ये सहमति बनी कि गार्डन के पहले खाली पड़ी जमीन पर समिति के लोग पंडाल लगाकर दुर्गा प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। आपसी सहमति होने के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ और समिति के लोगों ने प्रशासन द्वारा सुझाए गए स्थान पर दुर्गा पंडाल निर्माण का निर्णय लिया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। यहाँ पर एक समिति के द्वारा प्रतिमा रखने को लेकर अपनी बात रखी गई है। उनका कहना था कि ऊपर जो शासकीय एक गार्डन जैसा बना हुआ है उसके ऊपर रखने की बात वो कह रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है और सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँचकर उनकी समस्या का निराकरण किया है। माननीय विधायक जी ने भी उनकी बात सुनी है। अभी सभी में सहमति बन गई है कि जो सड़क के एक तरफ किनारे पर कॉर्नर पे वो लोग अपना पंडाल वगैरह लगाकर और एक आयोजन करेंगे और वो अभी इस बात पर सहमत हो गए। देखिए, ये जो धरना आप देख रहे हैं ये कोई राजनीतिक धरना नहीं है। ये कहीं ना कहीं जब हर व्यक्तित्व के सम्मान की बात आती है तब वो यहाँ खड़ा होता है। लोग पूछ रहे क्या हो गया, हम किसी को आहत पहुंचाना नहीं चाहते हैं। 1934 से हमारे पूर्वज यहाँ दुर्गा जी की स्थापना करते आ रहे हैं। आज यहाँ बड़े बड़े ब्रिज बन गए, यहाँ बड़े बड़े गार्डन बन गए तो हम लोगों को मना किया जा रहा है। हम पर्यावरण के साथ हैं, हम गार्डन को मिटाना नहीं चाहते। हम 10 बाई 10 का अपना पंडाल लगाना चाहते हैं और जो भी नुकसान यहाँ के गार्डन का होगा उसका रखरखाव हमारी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं और इसलिए धरना प्रदर्शन रखा गया है। मैं पारस जैन, संरक्षक दुर्गा उत्सव समिति। नहीं, देखिए, शुरू में डिमांड आई थी समिति द्वारा जो वो आइलैंड एरिया, कच्चा एरिया है जो हमने डेवलप किया उस पर, परंतु उसके नीचे जो है बिजली की केबल गई हुई है। चूँकि यहाँ कंक्रीट रोड बनी है तो इसलिए समस्त ऐसी रिपेयरेबल जो चीज़ होती हैं या कहाँ से केबल जो डाली गई हैं, कच्चे एरिया और डिवाइडर का जो कच्चा एरिया वहाँ डाली गई हैं। तो इन कच्चे एरिया में डालने का ये है कि भविष्य में उनकी मेंटेनेंस या कुछ होती है प्रॉब्लम तो उन केबल को वहाँ से रिप्लेस किया जा सके ताकि रोड को ना खोदना पड़े। अब उस स्थान पे यदि हम अनुमति देते हैं और बारिश होती है और पानी की भी लाइनें डली हुई हैं, यदि कोई लीकेज हो पानी का और पानी के कारण यदि कहीं कोई करंट फैल जाए तो किसी प्रकार की जनहानि होने की पूरी संभावना है। अतः हमने उसको मना किया कि आप उस स्थान पे मत लगाइए। अभी क्या डिसीजन हुआ? अभी अब ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन जो है उनको बता रहे हैं जो उचित जगह उनको लगेगी ट्रैफिक व्यवस्थाओं के हिसाब से और प्रशासन को उस स्थान पे वो अनुमति देंगे। हमारा जो पॉइंट था PWD का सिर्फ यही था कि सेफ जगह नहीं थी, इसलिए हमने आपत्ति, बाकी कहीं और लगाना नहीं लगाना वो हमारी जिम्मेदारी थी। आज हमारे रानीताल चौराहे पे हमारी दुर्गोत्सव समिति जो पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ पर दुर्गा जी रखी जाती हैं, ये धार्मिक आस्था और श्रद्धा का स्थल है और आप देख रहे होंगे कि चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बुजुर्ग हों, सब मिलकर दुर्गा जी रखते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल ओवरब्रिज बनने के कारण इस चौराहे पर एक स्थान जहाँ पर वो यहाँ दुर्गा जी रखते थे वहाँ एक गार्डन बन गया है और उस गार्डन के नीचे इलेक्ट्रिक वायर होने के कारण समिति ने ये निर्णय लिया है कि दुर्गा जी अब इस जगह पर ना रखकर थोड़ी आगे रखी जाएगी। प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है और साथ में समिति ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए ये तय किया है कि सुरक्षा और विकास दोनों जबलपुर शहर के लिए बहुत आवश्यक है
इसलिए समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर ये तय किया है कि उन्होंने अपना स्थान का परिवर्तन किया है। बीच में ज़रूर थोड़ी बहुत नोक-झोंक दिख रही थी, लेकिन हम सब लोगों ने बातचीत कर समिति और प्रशासन के बीच में सेतु का काम कर और फिर उसके बीच का रास्ता हम सब ने निकाला है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित ओमती पुलिस थाना में देर रात भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक एडवोकेट राहुल श्रीवास्तव द्वारा एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्य की लोकप्रिय लाडली बहना योजना का मजाक उड़ाते हुए भ्रामक और कूट रचित वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भाजपा ने लगाया यह आरोप। 2 अक्टूबर की देर रात भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक एडवोकेट राहुल श्रीवास्तव ने सीएसपी ओमती पंकज मिश्रा को दिए गए अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि मितेंद्र सिंह ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ अपमानजनक और भ्रामक भाषा का प्रयोग किया गया है। वीडियो में मितेंद्र सिंह ने लाडली बहना योजना का मजाक उड़ाते हुए कहा कि घर घर में खौफ हो, जो कि प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास है। शिकायत में ये भी कहा गया है कि इस तरह के बयान न केवल मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद का अपमान करते हैं, बल्कि ये भी संकेत देते हैं कि कांग्रेस नेता का इरादा प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का है। राहुल श्रीवास्तव ने मितेंद्र सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और इसे राजद्रोह के तहत कार्रवाई योग्य बताया है। साथ ही शिकायत में यह अनुरोध किया गया है कि मितेंद्र सिंह की एक्स आईडी को स्थायी रूप से बंद किया जाए, ताकि आगे इस प्रकार की भ्रामक सामग्री पोस्ट न की जा सके। भैया आज एक ज्ञापन दिया है, क्या मांगे आप? आज हम लोग ने ओमती थाने में आके ज्ञापन दिया है। ये प्रदेश के सभी जिलों में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। जो युवक कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक भ्रामक पोस्ट एक्स पर दायर किया गया है और ट्विटर पे किया है उन्होंने, और उसमें ये बोला गया है कि लाडली बहना योजना का मजाक उड़ा के मिमिक्री की गई है और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ भी कुछ भ्रामक बातें उन्होंने जारी किए हैं। उसके विरोध में आज हम ओमती थाना हम सभी विधि प्रकोष्ठ के युवक कांग्रेस के युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं और यहाँ पे ज्ञापन दिए है कि उनके खिलाफ जो आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। आपका शुभ नाम? राहुल श्रीवास्तव, विधि प्रकोष्ठ का मैं जिला संयोजक हूँ जबलपुर। अभी भाजपा के संगठन के कुछ पदाधिकारी और विधि प्रकोष्ठ के भी कुछ पदाधिकारी आए हुए थे, जिन्होंने कांग्रेस के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध एक ज्ञापन दिया हुआ, एक शिकायती आवेदन दिया हुआ है, जिसमें कि उन्होंने ये शिकायत की है कि इनके द्वारा एक एक्स हैंडल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कोई फेक वीडियो पोस्ट किया गया है, उसे वायरल किया गया है। तो उसके संबंध में उन्होंने एक आवेदन दिया है, जिस पे जो भी लीगल एक्शन है लिया जाएगा।